स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9। फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 9th का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारी एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वो मूव कर रहा है या फिर स्टेशनरी स्टेट पे है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए और जो स्टेशनरी स्टेट पे है ऑब्जेक्ट, उसको मूव करवाने के लिए आप क्या करते हो, उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो फोर्स मीन्स आप एक मस्कुलर एफर्ट लगाते हो, उसके ऊपर एफर्ट लगाते हो। वो एफर्ट कौन सा होता है, पुश करते हो या तो उसको पुश करके उसके ऊपर उसको मोशन में लाते हो, या पुल करके या फिर हिट करके उसको स्टॉप करते हो, ठीक है। हिट करके उसको मोशन में भी लाते हो, ओके। जैसे फुटबॉल को हिट करते हो तो क्या करते हो, उसको मोशन में लाते हो, ओके। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश और पुल और हिट। जो मोशन का फोर्स का जो कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, पुश और पुल और हिट पे, ठीक है। फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, एनी एक्शन विच कॉजेज पुल हिट और पुश ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ओके। फोर्स कांट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते बट इसको हम जज कर सकते हैं बाय द इफेक्ट्स विच इट प्रोड्यूसेस इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस। जो इफेक्ट ये हमारे सराउंडिंग में बॉडीज़ के ऊपर प्रोड्यूस करता है, उनसे हम फोर्स को जज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, कोई स्टेशनरी बॉडी है यहाँ पे पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाओ तो वो क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, ठीक है। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कोई यहाँ से मूविंग बॉडी आ रही है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे यहाँ से ऐसे, तो ये क्या करेगी, स्टॉप, रुक जाएगी। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। सपोज कर लो यहाँ से कोई बॉडी आ रही थी, आपने इसको ऐसे हिट कर दिया तो इस डायरेक्शन इधर टर्न हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से फुटबॉल है, सपोज कर लो बॉल है कोई, तो इस टाइप से टर्न हो जाएगी। और स्पीड भी चेंज कर सकता है मूविंग बॉडी की। सपोज किया आपके पास बहुत फास्ट स्पीड से आ रही थी कोई चीज़, तो आपने उसको फोर्स लगाया तो उसकी ऑब्वियसली आपको पता है कि स्पीड तो कम होएगी ना। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, फोर्स क्या कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है और साइज भी चेंज कर सकता है बॉडी का। ये कैसे करता है फोर्स, चेंज शेप और साइज। जैसे आपके पास कोई रबड़ है, उसको आप कंप्रेस करो तो ये क्या करेगा, उसका साइज चेंज कर देगा, ठीक है। एम्प्टी बोटल्स हो गया आपके पास, उसको प्रेस करने से भी शेप और उसका साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन से होते हैं, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, ओके। बैलेंस फोर्सेस कौन से होते हैं, व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, कोई नेट इफेक्ट मीन्स बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, बट नेट इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो उन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे कि वो बैलेंस्ड फोर्सेस है। बैलेंस्ड फोर्सेस कैन ओनली ब्रिंग ए चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ बॉडी की शेप में तो चेंज ला सकते हैं बट उसको मूव नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल के लिए, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वुडन ब्लॉक आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, एंड टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू इट एज शोन। यहाँ पे दो हमने स्ट्रिंग्स लगा दी, एक बी और एक ए। द ब्लॉक इज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ब्लॉक जो है रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग्स हमने लगाई दोनों साइड में ए और बी, इनको इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस से हम उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देन द ब्लॉक डजेंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, रेस्ट पे ही रहेगा वो। इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर भी उतना ही लग रहा है ना, वो इधर मूव करेगा ना इधर करेगा, बीच में ही रहेगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेज, इस टाइप के फोर्सेज को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेज। बैलेंस्ड फोर्सेज डोंट चेंज द फॉलोइंग फंक्शंस। बैलेंस फोर्स कौन से हो गए, मीन्स वो क्या नहीं कर रहे, उसमें क्या क्या फंक्शंस कर रहे हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और द स्टेट ऑफ मोशन, उसकी मोशन की स्टेट को भी नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इन इट फॉर एग्जाम्पल, इन ए टग ऑफ वॉर, ये वो करते हैं ना ऐसे रोप पकड़ के, कुछ टीम इस साइड आ जाती है, पर्सन्स खड़े हो जाते हैं, कुछ पर्सन्स इस साइड, कुछ इधर खींचते हैं, कुछ इधर खींचते हैं, तो वो क्या होता है, रोप डजेंट मूव इधर साइड, रोप क्या होती है, किसी भी साइड नहीं खींच पाती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स देखो कौन से होते हैं, व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो। जब नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ फोर्सेज किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो उसके ऊपर नेट इफेक्ट नॉन जीरो होता है, ठीक है, फोर्सेज का। देन द फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स, मीन्स क्या होगा, एक साइड ज़्यादा लग जाएगा, एक साइड वाला कम लगा रहा है, तो जिस साइड वाला ज़्यादा लगा रहा है उस साइड वो बॉडी मूव कर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अ बॉय वॉन्ट्स टू रिलोकेट द रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेटर को अपने घर में हाउस में कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहता है। तो देखो ये क्या करेगा, फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है फोर्स, ये तो ऊपर से फोर्स लगा रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करता है। ही पुशेज द रेफ्रिजरेटर विद ए स्मॉल फोर्स। वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर को स्मॉल फोर्स लगाएगा। द रेफ्रिजरेटर डजेंट मूव ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। जब भी हम पुश करते हैं किसी भी चीज़ को तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। ये हर चीज़ पे लगता है। जैसे कोई आपकी फुटबॉल बॉल यहाँ से जा रही है तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो कुछ देर बाद रुक जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है। इफ़ ही पुशेज द रेफ्रिजरेटर हार्डर, अगर इस पर ये ज़्यादा फोर्स लगाए तो क्या होगा, देन द पुशिंग फोर्स बिकम्स मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये वाला फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तभी क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर आगे मूव करेगा, स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पुश एज शोन इन फिगर। ओके, तो ये क्या होगा, इस टाइप से आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इन अबव एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या देखा, देर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स विच कॉजेज मोशन इन द रेफ्रिजरेटर। वहाँ पे क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स है ना, एक कम हुआ एक ज़्यादा हुआ, तब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर मूव हुआ। द अनबैलेंस्ड फोर्सेज कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। तो अनबैलेंस फोर्स जब लगते हैं, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, और जब कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, उसको स्टॉप कर सकते हैं, सॉरी रेस्ट की स्टेट में चेंज कर सकते हैं, उसको मूव करवा के और मूविंग बॉडी को स्टॉप करके। इन ए टग ऑफ वॉर, अब इसमें देखो, जब वही वाली टीम ऐसे उसमें रोप खींच रहे होते हैं, एक टीम इधर एक टीम इधर, तो क्या होता है, एक टीम सडनली क्या करती है, उससे एक रोप छूट जाती है, और क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द अदर टीम ड्यू टू विच इट फॉल्स बैकवर्ड। तो क्या होता है, एक टीम क्या करती है, ज़्यादा फोर्स लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उस साइड रोप चली जाती है, ठीक है। इफ़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, देयर विल बी चेंज इधर इन इट्स स्पीड, या तो वहाँ पे चेंज होगा उसकी स्पीड में, ठीक है, और इन इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, या फिर इसकी मोशन की डायरेक्शन में चेंज होगा। ये तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो, समझ भी आ गया होगा आपको। इट मीन्स देखो, ये क्या हो गया आपका, कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे ये बॉल ही आ रही है आपकी, ये पहले भी एग्जांपल बताया था आपको। अगर आप इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, या तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इधर चली जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, कम स्लो हो जाएगी, ठीक है। या फिर नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेट हो जाएगी ये बॉडी। एक्सेलरेशन, इट मीन्स क्या होगा, किसी बॉडी के मोशन को हमें एक्सेलरेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हमने किया था, डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जब हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज करवा सकते हैं ना, वेलोसिटी तो इसकी ऑब्वियसली चेंज हो ही जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये किसने दिया था, गैलीलियो। न्यूटन स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो, न्यूटन ने दिए थे और गैलीलियो का आइडिया स्टडी किया था रिगार्डिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ही फॉर्मुलेटेड 3 फॉर्मूलाज, फंडामेंटल लॉज गवर्न द ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कहता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। ये 3 लॉज ऐसे हैं। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन along a straight line path unless an external force is applied on it। क्या करेगी, एक बॉडी जैसे मूव कर रही है, या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे सपोज करो ये बॉडी यहाँ पे पड़ी है, एक बॉडी यहाँ पे मूव कर रही है, आप इसके ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, इसको पुश या पुल नहीं करोगे, तो ये क्या करेगी, रेस्ट पे पड़ी रहेगी, और जब तक इसको आगे से फोर्स और नहीं लगाओगे रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तब तक ये मोशन में ही रहेगी। बस यही कहा है इसने, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। ओके, ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस इज स्टार्टेड मूविंग सडनली। कोई पर्सन है बस में खड़ा होता है तो वो क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। व्हेन द बस स्टार्टेड मूविंग सडनली, जब बस स्टार्ट होती है सडनली, तब क्या होता है, पीछे की तरफ गिरता है। दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट। ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या थे, रेस्ट पे थे, पर्सन भी और बस भी। बस भी स्टैंडिंग थी, खड़ी हुई थी, पर्सन भी अपना रेस्ट पोजीशन पे उसमें खड़ा हुआ था या बैठा था, वाइल खड़ा था, स्टैंडिंग बता रखे ना।
खड़ा था। वाइल द पर्सन इज नॉट मूविंग एज बस स्टार्ट्स मूविंग। अब क्या हुआ, आपकी बस तो मूव करना स्टार्ट होगी, बट जो वो था ना पर्सन था, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता था। वो तो मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो वो बॉडी क्या थी, रेस्ट पे ही रहना चाहती थी। इसलिए क्या हुआ, जिस पोजीशन पे वो पहले था ना, जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा था, इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा, तो इसलिए उसकी बॉडी क्या करती है, एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। द लेग्स ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग विद बस। तो उसकी टांगे क्या करेंगी, उसके साथ मूव करना स्टार्ट करेंगी बस के साथ। बट रेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट। जो रेस्ट वाला पार्ट है उसका रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल्स बैकवर्ड इफ़ ही इज़ नॉट अलर्ट। अगर वो अलर्ट नहीं होगा तो ओके। इस टाइप से आप उसका ये एग्जाम्पल बता सकते हो। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन स्टैंडिंग इन मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड। मूविंग बस में फॉरवर्ड गिरता है कोई पर्सन इफ़ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। जो वो ब्रेक लगाता है तो वो फॉरवर्ड गिरता है। क्यों? क्योंकि वो आगे की तरफ मूव कर रही थी ना, बॉडी बस आगे की तरफ मूव कर रही थी, और पर्सन जो था वो आगे की तरफ ही मूव करने के वो सिचुएशन में था। तो क्या हुआ, एकदम से ब्रेक लग गई, रुकने की सिचुएशन में बस तो आ गई, बट वो पर्सन क्या है, रुकना नहीं चाहता है। एक बार मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, तो इसलिए क्या होगा, आगे की तरफ मोशन में था तो वो आगे की तरफ ही जाके गिरेगा, आगे की तरफ ही रहना चाहेगा। ठीक है, इस वजह से आप बता सकते हो। अब इनर्शिया क्या होता है आपका, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है आपका, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट द चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, रोकती है जो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब आप सो रहे हो, रेस्ट पे हो, तो आप रेस्ट पे ही रहना चाहोगे। ठीक है, तो यही बात है कि इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, ये आपका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। जो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का इसके मास से मेजर करते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मीन्स दैट इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास, डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन मास। ए हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया दैन लाइटर वन। ये कैसे हो गया, देखो जब किसी बॉडी का मास ज़्यादा होएगा तो क्या करोगे, उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोर्स एक्ट करना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा, मोर हैवी ऑब्जेक्ट विल मोर रेजिस्ट, वो उतना ज़्यादा रोकेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा वो बॉडी होएगी, हैवी होएगी, उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगी ना, मूव करने से, हिलने से मूव रेजिस्ट करेगी, अपने आप को रोकेगी, तो क्या होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका मास कम होगा उसका मास कम होगा, सॉरी इनर्शिया कम होगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया कौन से होते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट। फर्स्ट देखो, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट या अपोज मीन्स रोकना एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी जब रेस्ट पे बैठी होगी तो वो क्या करेगी, कोई इसकी चेंज लाना चाहता होगा उसकी रेस्ट की कंडीशन में, तो वो क्या करेगी, उसको अपोज करेगी, रोकेगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड देन द पैसेंजर्स इन बस फॉल बैकवर्ड। ये हो गया स्टेट ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, ये हमने अभी ऊपर भी एग्जाम्पल किया था। द कारपेट इन इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। जब कारपेट को हम बीट करते हैं विद स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल, क्या होता है कि जब आप कारपेट को क्या करते हो, बीट करते हो किसी स्टिक से, तो डस्ट क्या करती है, इसमें से बाहर आती है। बिकॉज ये किस लिए होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। बिकॉज क्योंकि क्या था आपके पास इनिशियली जो डस्ट पार्टिकल्स थे ना, वो आपके रेस्ट पे थे। ठीक है, अलॉन्ग विद द कारपेट के साथ। ठीक है, वो रेस्ट पे थे ना। जब आप उसको बीट करते हो विद द स्टिक कारपेट को, तो ये क्या करती है, कारपेट को मूव करने में उसको हेल्प करती है, वो मूव करता है। ठीक है, बट द जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट के इनर्शिया पे थे। तो इससे क्या होता है, आपके कारपेट के से वो डस्ट वाले पार्टिकल अलग हो जाते हैं, और कारपेट आपका जैसे ऊपर की तरफ मूव करता है ना, तो वो डस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो उससे डिटैच होके अलग होके नीचे रह जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका ये लॉ ऑफ इनर्शिया इसमें फॉलो होता है। और नेक्स्ट देखो, व्हेन ए ट्री इज विग्रसली शेकन देन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री। और जब किसी ट्री को हम हिलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, पत्ते नीचे गिर जाते हैं ना। ये क्या होता है, देखो जब हम ट्री को हिलाते हैं तब वो उसकी ब्रांच तो हिल जाती है। जैसे ये ट्री था आपका, ये ब्रांच थी उसकी, ये वाली ब्रांच ट्री की, इसको हिलाया हमने तो बट ये लीव्स ये तो हिल गई, बट ये ट्री लीव्स जो थे ना वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहेंगे, तो वो उसी जगह पे लटके रह जाते हैं, बट ये हिल जाती है और रेस्ट की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, वो अपनी रेस्ट की पोजीशन पे रहना चाहेंगे और नीचे गिर जाएंगे, उस वे में फिर वो अलग हो जाते हैं, उस वे में वो नीचे गिर जाते हैं पत्ते। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन।
देखो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो उस यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है और उसको अपोज करती है रेस्ट में आने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। जब फास्ट मूविंग बस सडनली स्टॉप करती है तो पैसेंजर्स आगे की तरफ गिरते हैं, हमने अभी भी पहले भी एग्जाम्पल किया था। पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस और ट्रेन। कोई पर्सन है वो क्या करता है, जब नीचे उतरना चाहता है बस से तो वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है, एकदम से नीचे आगे की तरफ जाता है, मतलब आगे की तरफ गिरता है। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो जब कोई बस ऐसे मूव कर रही थी तो आप उसमें से ऐसे खड़े हुए थे उसके अंदर, ठीक है, उतरने के लिए, तो वो बस तो मूव कर रही थी ना, तो क्या होगा, आप जब लेग्स नीचे रखोगे आपका लेग्स तो ग्रेविटी की वजह से नीचे चिपक जाएंगे, बट जो अपर पार्ट है ना आपकी बॉडी का वो पीछे वहीं मोशन में रहना चाहेगा उससे उसके साथ ही, तो वो क्या होगा, आपका आगे की तरफ नहीं आना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो इस वजह से आप क्या करते हो, एकदम से आगे की तरफ गिर जाते हो, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। लगेज जो होता है आप क्या करते हो, बस की छत के ऊपर बांध के रखते हो, क्यों, क्योंकि जब एकदम से ब्रेक लगेगी बस को तो वो आगे की तरफ गिरेंगे, तो इसलिए उसको बांध के रखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जब कोई बॉडी एकदम से डायरेक्शन चेंज कर लेती है तो क्या होता है, उसके ऊपर इस वजह से उस डायरेक्शन को चेंज होने से वो अपोज करना चाहती है वो बॉडी, तो वो क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। जैसे देखो कोई फास्ट मूविंग बस है, ऐसे जा रही थी, एकदम से उसने ऐसे कर्व ले ली, आप यहाँ पे बस के अंदर खड़े हुए थे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बस में खड़े थे ना आप, ये सेंटर हो गया उसका कर्व का, तो क्या होएगा इससे, आप तो यहीं रहना चाहोगे, वो बस एकदम से ऐसे मूव करेगी, तो क्या होगा इससे, ये जो आपका आपकी बॉडी यहीं रहना चाहेगी बट मूव एकदम से यहीं होगी, तो क्या होगा, इसी तरफ से आप पीछे की तरफ मूव करोगे, बस एकदम से इधर को लेगी ना आपको, आपकी मोशन की सिचुएशन इस साइड थी तो एकदम से इधर लेगी, तो आप ऐसे पीछे की तरफ सेंटर से दूर फॉल अवे करोगे, ठीक है। द स्पार्क्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग शार्पनिंग ऑफ नाइफ अगेंस्ट ए ग्राइंडिंग व्हील लीव्स टेंडेंशियली टू इट्स ट्रिम। अब क्या होता है, जब आप कोई नाइफ को शार्प करने के लिए किसी व्हील के साथ ऐसे ऐसे उसको रब करते हो तो उससे क्या होता है, आपके उसके ऊपर कुछ ट्रिम छोड़ देता है, ये वो क्यों छोड़ता है, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ओके। इसकी डायरेक्शन की, इनर्शिया की डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली थी ना, इसकी वजह से इसके ऊपर रिम पड़ गए और निशान पड़ गए उसके रिम के ऊपर। ये किस वजह से होगा, देखो जैसे ये रिम है इसके ऊपर आप ऐसे वो करोगे, जब उसको प्रोड्यूस रब करोगे तो वगैरह से स्पार्क्स निकलेंगी, चिंगारी से निकलती है ना, वो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों निकलती है, वो इसकी वजह से ही निकलती है, डायरेक्शन की वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। एक बार जब स्पार्क्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता स्पार्क के ऊपर, उसके बाद पहले तो एक्ट कर रहा था ना, उसके बाद क्या हुआ, एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या होगा, इस वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है चेंज नहीं होना चाहिए पाती, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी, कांट चेंज, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो पाती, तो इस वजह से क्या होता है, आपका स्पार्क्स सो प्रोड्यूस्ड फॉलो पाथ्स टेंजेंशियल टू द ग्राइंडिंग स्टोन या फिर रिम, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपका उसके रिम का टेंजेंशियल पाथ फॉलो करते हैं, ऐसे टेंजेंशियली आगे की तरफ जाते हैं। मीन्स आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये आप रब करे जा रहे हो और फिर आपने ऐसे रब करके छोड़ दिया तो एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस हुई, तो ये तो आगे ही जाना चाहेगी ना, इसी डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो इस वजह से ये उसके साथ टेंजेंशियली प्रोड्यूस होती है। स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज वेलिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स देन द स्टोन फ्लाइज अवे टेंजेंशियली। तो ये क्या होता है, आपने एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन टाई कर रखा था ऐसे, ठीक है, सर्कुलर में आप इसको ऐसे ऐसे, ये स्ट्रिंग थी, यहाँ पे एक स्टोन था, ऐसे ऐसे इसको आप घुमा रहे थे, ठीक है। एकदम से आप जब इसको छोड़ते हो तो ऐसे एकदम से टेंजेंशियली क्यों जाता है, वो इस वजह से जाता है, जैसे ये मूव कर रहा था, ये तो इसी डायरेक्शन में, जैसे ये मूव करके इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा ना, जिस डायरेक्शन में ये आपका सर्कल मूव करना चाह रहा था, तो इस वजह से ये किस लिए हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपका मोमेंटम आता है, इसमें मोमेंटम क्या होता है, मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। ये मेजर करता है मोशन की क्वांटिटी कितनी है, जितनी उसने बॉडी ने पोजेस किया। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको कैसे हम देते हैं, मोमेंटम कैसे शो किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बिसाइड्स मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन, जैसे मैग्नीट्यूड बताया, इसका मोमेंटम का डायरेक्शन भी होता है। एट एन इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, किसी एक टाइम पे ऐसा आता है कि इसकी डायरेक्शन सेम हो जाती है एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके। इफ ए बॉडी ऑफ मास एम मास की कोई बॉडी है, मूव्स विद वेलोसिटी वी, मोमेंटम कैसे देंगे, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना, पी इज इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। ऐसा ही यूनिट होता है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कैसे होता है, मास का कितना होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो इस वे में आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ओके।
अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। नेक्स्ट आपका सेकंड लॉ देखो, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है आपको? सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब देखो ये क्या कहता है आपको, ये होता है आपका सेकेंड लॉ कह रहा है आपको एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डी पी अपॉन डी टी, मीन्स मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका निकालते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। एम ले लो आप, मास है, ठीक है, मूविंग एट इनिशियल वेलोसिटी यू, किसी बॉडी का जो कि एक्सेलरेट्स हो रही है यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलरेशन ए फॉर अ टाइम टी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी है वी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है तो एम यू हो जाएगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम वी। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा आपका? पी टू माइनस पी वन, और ये क्या हो जाएगा? पी टू कितना है वो वैल्यूज पुट कर दो, पी वन कितना है वो वैल्यू पुट कर दो, एम इंटू वी माइनस यू आ गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डी पी अपॉन डी टी, अभी बताया था ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ओके, तो आप क्या करोगे इससे? तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? पी टू माइनस पी वन, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, वही तो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल आपका चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। तो ये इससे क्या आ गया आपके पास? पी टू माइनस पी वन की जो वैल्यू निकाली है आपने वहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। और ये क्या हो गया आपका? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। ये क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। तो एम ए आ गया यहाँ से, तो एफ इज इक्वल्स टू के एम ए। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए के हमने कॉन्स्टेंट ले लिया। ये सेकंड फॉर्म है न्यूटन लॉ की। फर्स्ट फॉर्म तो क्या कहती है? एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और एक फॉर्म ये भी है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द, अगर 1 यूनिट फोर्स डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए भी 1 मान लो, एम भी 1 मान लो, तो आपके पास एफ कितना आ जाएगा? के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 यूनिट ऑफ फोर्स, के आ जाएगा ना, के इक्वल आ जाएगा, के को भी 1 मान लो, तो एफ क्या आ जाएगा? फोर्स आपके पास आ जाएगा 1 यूनिट। अगर के को आप ऑब्वियसली 1 मान लो, 1 मान लो, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? एम ए, ठीक है। के 1 पुट कर दो तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एन से, सिंबल होता है न्यूटन का एन, ठीक है। और इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस टाइप से ये कैसे होता है आपका? एफ इज इक्वल्स टू एम ए है ना आपके पास, तो एम का क्या आता है? किलोग्राम, और एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी? डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होती है ना, और वेलोसिटी क्या होता है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स एस हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये डी एस अपॉन डी टी, और ये अपॉन डी टी एक पहले पड़ा है, तो ये डी एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? मीटर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं ना, अपॉन टाइम इंटू टाइम सेकेंड स्क्वायर, इस वे में आ गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ऐसे ही आपका यूनिट बन गया, ठीक है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं? ये एप्लीकेशंस हैं, क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। अब ये क्या होता है? क्रिकेटर जो होता है पीछे की तरफ खींचता है अपने हाथों को, जो उसके कैच करता है बॉल को पीछे की तरफ लेके जाता है। ये क्यों होता है? देखो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला कहता है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अभी हमने किया था ना, यही होता है ना। अब ये हो गया आपके पास, अब ये नीचे टी है ना, ये जब कैच करता है तो ये क्या करता है? पीछे की तरफ लेके जाता है अपने हाथों, क्यों? ताकि वो टाइम इंक्रीज हो जाए। जितना टाइम ज़्यादा इंक्रीज कर लेगा ना वो, उतना फोर्स उसके हाथों के ऊपर कम लगेगा और उसको पेन कम होगा, ठीक है। इस वे में आप इसको समझ सकते हो। ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट, athletes doing high jump and long jump land on foam or a heap of sand to decrease the force on body and the landing is comfortable। ये भी वही बात होगी, टाइम को इंक्रीज करते हैं ताकि फोर्स कम लगे और क्या होगा? उनके पेन कम हो, ठीक है। उनकी बॉडी के ऊपर फोर्स कम लगे और पेन कम हो उनको जंप करते टाइम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिराइव करना है सेकंड लॉ से। ये कैसे करेंगे? देखो सेकंड लॉ क्या है आपके पास? एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी। ओके, तो ये यहाँ से आपने टी इधर लेके, तो ये क्या गया? एम वी माइनस एम यू। अब आपके पास देखो इक्वेशन, इस इक्वेशन से एफ इक्वल्स टू जीरो कर दो, एफ जीरो हो जाए तो ये क्या आ जाएगा? एफ की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये जीरो इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू आ गया आपके पास।
इसमें से m कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया v माइनस यू, m को इधर 0 के पास ले जाओ तो 0 ही हो जाएगा कुछ भी हो, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास, तो v यहाँ से क्या आ गया u के इक्वल आ गया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स आपके पास किसी भी वैल्यू के लिए टाइम के साथ टाइम की किसी वैल्यू के लिए, इट मीन्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है, बॉडी कोई बॉडी यू वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वो फाइनल तक वी तक जाएगी तो भी यू वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, वेलोसिटी सेम होगी दोनों की, ठीक है, जब कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो आउट द टाइम टी एंड इफ़ यू इज़ जीरो, जब यू जीरो हो जाएगा दैन वी विल ऑल्सो जीरो। अब अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। इस वे में आप सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिफाइन कर सकते हो। देखो ये नेक्स्ट आता है आपका इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, IMPULSE इसकी स्पेलिंग होती है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि जितना आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया ना, जैसे ये बॉडी पड़ी थी, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, ठीक है, जितने टाइम में ये फोर्स लगा आपका, जिसमें ये मूव की, तो वो क्या हुआ आपका, या मूव की या नहीं की, मतलब जितने टाइम में आपने फोर्स लगाया, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट का आपका क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है। स्मॉल टाइम के लिए जितने आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई। न्यूटन सेकंड लॉ आपका क्या कहता है, F इक्वल्स टू m, तो ये क्या हो गया m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ए क्या होता है v माइनस यू बाई टी, तो ये आपने इसमें पुट कर दिया, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी आ गया, एम वी माइनस एम यू, तो टी इधर ले जाओ, ये क्या हो गया F इंटू टी क्या हो गया, इम्पल्स होती है ना, I इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, तो ये हम इम्पल्स को ये भी बोल सकते हैं कि ये चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट होता है इसका न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखो फोर्स का न्यूटन होता है, टाइम का सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड हो गया। या फिर आप इसको फोर्स को कैसे लिखते हो, या फिर ये सेकंड यूनिट कैसे बनेगा आपका, ये चेंज इन मोमेंटम लिखते हो ना फोर्स को, P2 माइनस P1, तो ये क्या अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, तो ये क्या P क्या होता है आपके पास mv, ठीक है, P की वैल्यू mv होती है ना, m का क्या होगा किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वे में आप ये वाला यूनिट निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड के फर्स्ट को इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर इक्वल एंड एवरी एक्शन, ठीक है। Thus, action and reaction forces are equal in magnitude and opposite in direction. They still don't cancel each other's effect because they act as different objects, acts on different objects. ये क्या होता है, जितना इसके एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे उतना ही दूसरा दूसरे के ऊपर लगाएगा, बट ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल क्यों नहीं करते, क्योंकि क्या होता है एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब देखो जैसे वॉल है, वॉल के साथ ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी। अब इसकी एप्लीकेशन स्प्रिंग बैलेंस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। अब जैसे आपने जितना इसको खींचा तो ये भी इसको उतना इधर खींचेगा, ठीक है। ए और बी में ये क्या लगेगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोलिजन ऑफ टू पर्सन्स। मीन्स देखो इसमें आपका क्या हो रहा था, जितना आपने एक्शन इधर लगाया ना उतना ही रिएक्शन इधर हो रहा है, वॉल भी इसको इतना ही फोर्स से इधर बैक खींच रही है, ठीक है। इस वे में एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट हो गई। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशंस आर न्यूटन्स लॉ की, कोलिजन ऑफ टू पर्सन्स। जब टू पर्सन्स वॉकिंग और रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या रन कर रहे हैं, कोलाइड विद ईच अदर, देन बोथ फील हर्ट, दोनों को हर्ट फील होता है, बिकॉज दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। टू अपोजिंग फोर्सेज आर इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इसमें क्या होगा, टू पर्सन्स वॉक कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं अपोजिट साइड्स में, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, जब दोनों टकरा जाएंगे तो क्या होगा, दोनों को पेन होगा, ठीक है। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस अपोजिट इसने भी इसके ऊपर लगाया, तो ये क्या होगा आपका एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बन गया। नेक्स्ट देखो वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। जब कोई पर्सन वॉक करता है ना, जैसे ग्राउंड के ऊपर ऐसे वॉक कर रहा है, तो ये किस लिए वॉक कर पाता है, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। ग्राउंड के ऊपर ऐसे वॉक करता है तो इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स ग्राउंड की तरफ से लगता है, तो ये उसके ऊपर वॉक कर पाता है, ठीक है। ग्राउंड भी उसको पुश करता है पर्सन को इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये उसको मूव करने में हेल्प करता है। रिकॉयल ऑफ गन किस वजह से होता है, जब आप बुलेट को फायर करते हो, जैसे ये गन है आपकी, इसमें से बुलेट फायर की आपने, ये बुलेट जब फायर होता है टाइम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, तो जिस वजह से गन एक बार पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, जो गन का मास होता है ना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है बुलेट के कंपैरिजन में, तो एक्सेलरेशन ऑफ गन इज मच लेस देन
एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट। इससे क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ गन बिल्कुल थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, जब बुलेट क्या करती है बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है इसमें, ये बहुत दूर तक जाती है जो उसकी बुलेट है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाता है इनका एक दूसरे के ऊपर, बट इसका मास ज़्यादा होता है, इस वजह से ये क्या होती है बिल्कुल थोड़ी सी पीछे की तरफ मूव करती है गन। अब देखो, propulsion of a boat in forward direction. Sailor pushes water with oar in backward direction, resulting water to push the oar in forward direction. जब कोई बोट चल रही है, ये इसके पास ये होता है ना एक, तो इससे क्या करता है पीछे की तरफ इसको पानी को ऐसे पीछे की तरफ करता जाता है, और ये क्या होता है इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स वो लग जाता है, ये ऐसे पीछे की तरफ लगा रहा है, ये इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगी मूव कर जाएगी। इस वजह से ये भी थर्ड लॉ की वजह से चल पाती है बोट भी। ठीक है, force applied by oar and water are equal in magnitude but in opposite direction. Okay, rocket propulsion क्या होता है, the propulsion of rocket is based on the principle of action and reaction. Rapid burning of fuel प्रोड्यूसेस हॉट गैसेस। जब बर्निंग होती है फ्यूल की तो क्या होता है उससे हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, विच रश आउट फ्रॉम द नोजल। तो क्या करती हैं वो नोजल से बाहर आती हैं रॉकेट की। ठीक है, नोजल से बाहर आती हैं, तो ये क्या करती हैं बाहर आते टाइम एट द रेयर एंड एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से आती हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के आती हैं उस रॉकेट के ऊपर। रॉकेट क्या करता है ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ वो निकलता है ना आपका, नोजल से गैसेस निकलती हैं और फिर वो गैसेस उसके ऊपर फोर्स लगाती है, वो ऊपर की तरफ रॉकेट उड़ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही रिजल्ट है ये। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स कंजर्व्ड before and after the interaction or collision provided that there is no external unbalanced force acting on them। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रहा हो या फिर उसमें कोलिजन हो रही हो दोनों में ऑब्जेक्ट्स में, तो क्या होगा, या फिर इंट्रैक्शन, कोलिजन या इंट्रैक्शन में से कुछ भी हो रहा हो, पहले और बाद में क्या रहेगा, मोमेंटम आपका सेम रहेगा। जैसे दो बॉल्स आपस में आके टकरा के दूर चलेगी तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम सेम रहेगा दोनों टाइम। Let us see this example. Consider a system of objects of mass ma and mb। ma और mb के दो masses के हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए। ठीक है, जिसकी क्या थी, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड ub। ये इनिशियल वेलोसिटी ua से मूव कर रहा था, mb जो था मास का ऑब्जेक्ट था वो ub वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, और हमने मान लिया कि ua जो वेलोसिटी थी ये इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा थी, ua ग्रेटर देन ub है, इन द सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे थे। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब दोनों में कोलिजन हो जाएगी, बॉडीज मूव विद वेलोसिटीज यू ए एंड वी पी, वी ए एंड वी पी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी ए ले ली इसकी और इसकी ले ली फाइनल वेलोसिटी वी पी। द कोलिजन लास्ट फॉर टाइम टी। अब हमने ले लिया कोलिजन जो है टाइम टी में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या होगा, इसकी वेलोसिटी वी ए पहले इसमें कोलिजन हुआ, फिर इसकी वेलोसिटी वी ए होगी, इसकी वेलोसिटी वी पी होगी। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जिस इन दोनों में दोनों का एडिशन करोगे ना, मोमेंटम क्या होता है एम वी। वी क्या है, यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी यू ले रखी है, इसकी यू भी ले रखी है, एम वी प्लस एम वी दोनों का मास एडिशन होएगा ना मोमेंटम का, तो अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मीन्स हमने क्या किया, जैसे ये बॉडी आई फर्स्ट वाली, उसने इसको आके कोलाइड किया, ये कोलिजन का आपका दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे आके इसने फोर्स ऑफ ए ऑन बी, ए ने जो फोर्स लगाया बी के ऊपर वो ये होगा। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ बी ऑन ए, बी ने जो फोर्स लगाया ए के ऊपर वो ये होगा। ठीक है, अब जो फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी वी ए होगी, इसकी वेलोसिटी वी बी होगी। ठीक है, अब इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, दोनों का एडिशन हो जाएगा ना फिर मोमेंटम्स का। अब देखो इसमें आपने क्या प्रूव करना है, मोमेंटम कंजर्व रहे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय एम ए ऑन एम बी। एम ए ने जो एम बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, ए वाली बॉडी ने बी वाली बॉडी के ऊपर, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ बी ऑन ए। जो बी वाली बॉडी ने ए के ऊपर किया उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर दो इसमें, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ए क्या होता है वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, ये हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ ए ऑन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फोर्स ऑफ बी ऑन ए, फोर्स ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ये उसका नेगेटिव होगा। तो ये फोर्स ऑफ बी क्या होगा ऑन ए, ये होगा सारा बी का ही लगेगा ना इसमें मोमेंटम, एम बी वी बी माइनस यू बी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम ए। ठीक है, और ए वाले का आप यहाँ पे आ जाएगा वी ए माइनस यू अपॉन टी, सिमिलरली ऐसी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाय में टी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, प्लस एम ए यू ए अपॉन में टी। तो ये क्या हो गया आपके पास, टी से टी कैंसिल हो गया, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल्स टू माइनस एम ए वी ए प्लस में एम ए यू ए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये जो उधर है ये वाला जो है ना आपका एम बी वी बी, ये इधर नेगेटिव है, एम ए वी ए इधर आके प्लस हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी बन गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इट मीन्स आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इस वे में आपका क्या हो गया, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यही आपने प्रूव करना था। तो ये क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब इसके एप्लीकेशंस देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। वाइल फायरिंग ए बुलेट, जब आप एक बुलेट फायर करते हो गन में से, तो वो क्या है, बुलेट का मास कम होता है, ठीक है, गन का मास ज़्यादा होता है। तो वो क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो वो क्या होगा, उसकी वजह से, वो मोमेंटम की वजह से ही होता है ना, एक दूसरे के ऊपर जो अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो गन क्या करेगी, कम पीछे की तरफ मूव करेगी, और जो बुलेट है वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। इट मीन्स मोमेंटम तो कंजर्व रहा ना। जैसे उसका मास मान लो कम था, उसका मास 2 था बुलेट का, ठीक है, और उसका वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी मीन्स 10 मान लो, ठीक है। और जो आपका गन का था ना, गन का मास मान लिया आपने 5 kg था, इससे ज़्यादा था, इससे डबल मान लो, 4 मान लो, ठीक है, और 5 मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये क्या होगा फिर इनटू में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना आपकी, वो कंजर्व रहेगी, मीन्स 4 हो जाएगी, मीन्स 20-20 हो जाएगा दोनों साइड इस वे में। तो इसलिए आपका वो मास के ऊपर भी डिपेंड कर, मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा मीन्स, ठीक है। इसलिए आपका क्या होती है, वो जो गन होती है ना, उसका मास ज़्यादा होता है, तो मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से वो क्या रहता है, वो थोड़ी पीछे जाती है, और जो बुलेट है वो ज़्यादा आगे जाती है, ठीक है। व्हेन ए मैन जम्प्स ऑफ ए बोट टू द शोर, जब एक आदमी जो है, कोई भी मैन है, जंप करता है बोट से शोर की तरफ, तो बोट क्या करती है, थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। तो फ्रॉम द शोर टू कंजर्व द मोमेंटम, ये भी मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ही होता है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जो उसका एम वी था ना, मोमेंटम बिफोर मीन्स जो उसने पीछे की तरफ उसको पुश किया, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा, एक उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो उसने जितना पीछे वो पीछे से उसको पुश करके जाएगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा ना। तो जितना उसके ऊपर पीछे फोर्स लगाएगा, उतना ही वो उसके ऊपर आगे फोर्स लगाएगी। इस वजह से मोमेंटम कंजर्व रहे, इतनी सी वो पीछे हट जाती है, ठीक है। एम वी को मीन्स सपोज कर लो, उसने उसके ऊपर मास के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम स्पीड से जाएगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा से। इस इट मीन्स दोनों को क्या करना है, उसने बैलेंस करना है। एम यू इज इक्वल्स टू एम, मतलब पहले वाला मोमेंटम एम वी, एम यू इज इक्वल्स टू बाद वाला मोमेंटम एम वी। इस वजह से आपका ये वाला, इसमें भी मोमेंटम के बेस पे ये आपका सोल्व करना है, एप्लीकेशन है उसकी। नेक्स्ट देखो, अब ये रॉकेट का एग्जांपल देखो। रॉकेट में भी क्या होता है, आपकी गैसेस निकलती हैं ऐसे, जो एक ये स्मॉल होल सा होता है यहाँ पे, इसमें यहाँ से आपकी गैसेस निकलती हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ रॉकेट आपका चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये पीछे की तरफ इसको ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, ये बैकवर्ड फोर्स, उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगेगा आगे रॉकेट के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या होगा, जितना मास और मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना मोमेंटम, जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उससे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, मीन्स वो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिसका मास जितना ज़्यादा होएगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। उसने करना क्या है, m1v1 m1u1 इज इक्वल्स टू m2u2, मीन्स ये मान लो इनिशियल मोमेंटम है, ये मान लो फाइनल मोमेंटम है। तो जिसका मास कम है और जिसका ज़्यादा है, तो ये उसको बैलेंस कर लेगी वेलोसिटी, ठीक है, उतनी कम या ज़्यादा हो जाएगी बैलेंस करने के लिए। एन एस्ट्रोनॉट इन ओपन स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होता है, हु वांट्स टू रिटर्न टू द स्पेसशिप में आना चाहता है, अंतरिक्ष यात्री जो होता है, मीन्स थ्रो सम ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पेसशिप। तो वो क्या करता है, जब वो स्पेसशिप के पास वापस आना चाहता है, तो अंतरिक्ष यान के पास मीन्स, तो वो क्या करता है, आपका पीछे की तरफ कुछ सामान फेंकता है, ताकि उसका वो क्या हो जाए, मास और उसकी वेलोसिटी मोमेंटम इक्वल हो जाए, मीन्स बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो मीन्स पीछे की तरफ फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, मास और वेलोसिटी उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, मास बढ़ जाएगा पीछे की तरफ, मीन्स उसके मास को और उसके वो क्या कर लें, बैलेंस कर लें। जिस तरफ मोशन हो रहा होता है स्पेसशिप का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंकता है पीछे की तरफ, ताकि उसका स्पेसशिप का क्या हो जाए, मोशन, मीन्स मोमेंटम कंजर्व रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, इनमें से किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज, रबर बॉल है एक आपके पास स्टोन है, दोनों सेम साइज के हैं। स्टोन ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ रबर बॉल विल हैव ग्रेटर मास,
स्टोन का ज़्यादा मास होगा, सो द स्टोन विल हैव मोर इनर्शिया, इसलिए उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। जिसका ज़्यादा मास उसका उतना इनर्शिया, उतना वो रोकेगा ना उसको मूव करने से, खुद को मूव नहीं करने देगा। बाइसिकल एंड ए ट्रेन, एक बाइसिकल और एक ट्रेन, दोनों में से किसका होगा? ट्रेन हैज़ मच ग्रेटर मास, ट्रेन का ज़्यादा मास है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन का ज़्यादा होगा या 1 रुपीज़ का, ये बताना है। 5 रुपीज़ कॉइन का ज़्यादा मास होता है तो इसलिए 5 वाले का ज़्यादा इनर्शिया होगा। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में जो नीचे दिया हुआ है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। आइडेंटिफाई करना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज हुई। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवार्ड्स द गोल। एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने किक किया दूसरे प्लेयर की तरफ, और उसने क्या किया, उसको फुटबॉल को किक कर दिया गोल की तरफ। गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल एंड किक्स इट टुवार्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। तो गोलकीपर ने क्या किया, उसको पकड़ लिया, अपोजिट टीम वाले ने कलेक्ट कर लिया वहाँ से, और क्या किया, दूसरे प्लेयर की तरफ फेंक दिया जो उसकी टीम का था। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो आपने क्या करना है, फोर्स भी बताना है हर एक केस में कितना लगेगा। देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स एट विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। नंबर ऑफ टाइम्स है जिसमें डायरेक्शन और वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है बॉल की। व्हेन एवर ए फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द बॉल देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल चेंज। जब कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ये तो पता ही है। व्हेन फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। जब पहले वाला उसकी टीम की तरफ फेंका तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विल चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी। फर्स्ट प्लेयर अप्लाई सम फोर्स, क्योंकि उसने कुछ फोर्स अप्लाई किया। व्हेन अनदर प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल। जब दूसरे प्लेयर ने गोल की तरफ फेंका तो वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज हेयर अगेन फोर्स इज अप्लाइड। तो गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम ने जब उसको कलेक्ट किया, पकड़ा बॉल को, तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, इट बिकम्स 0, क्योंकि उसने रोक लिया उसको। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। हेयर द गोल कीपर अप्लाइज सम फोर्स ऑन द बॉल टू स्टॉप। उसने उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया। एंड द गोल कीपर किक्स द बॉल टुवर्ड्स हिज ओन टीम। जब उसने अपनी टीम की तरफ फेंका तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, इस वे में आप बता सकते हो क्या क्या हुआ उसके साथ, बॉल के साथ, मीन्स बहुत टाइम फोर्स लगा और वेलोसिटी चेंज हुई उसकी। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ट्री इफ़ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। अगर उसकी ब्रांच को हिलाते हैं तो वो क्यों गिर जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, देख लेना। ठीक है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वैन मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड वैन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ये आपको अभी जो टॉपिक करवाया था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें देख लेना। ठीक है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन देन एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अगर एक्शन रिएक्शन के अपोजिट है तो आपने बताना है कि इस वे में हॉर्स जो है कार्ट को कैसे खींचता है। हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हॉर्स जो है अपनी लेग से क्या करता है, फुट से, जो उसका पैर होता है उससे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ग्राउंड एक्साइट ए रिएक्शन, तो ग्राउंड क्या करता है, उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है, जिस वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। व्हेन द रिएक्शन फोर्स एक्सीड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसका फ्रिक्शन का फोर्स था, रिएक्शन फोर्स उससे एक्सीड कर जाए, द व्हील्स ऑफ कार्ट एंड द ग्राउंड बिटवीन द व्हील्स एंड ऑफ कार्ट एंड ग्राउंड, जो वो कार्ट के व्हील्स और ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स एक्सीड कर जाए, रिएक्शन वाला। फ्रिक्शन वाला फोर्स तो कैसे जैसे कार्ट ने इधर जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है इस तरफ, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस साइड लग रहा है। ये वाला फोर्स जब एक्सीड कर जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, देन द कार्ट इज पुश्ड फॉरवर्ड, तो ये कार्ट आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस पाइप विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद ए हाई वेलोसिटी। होस पाइप को पकड़ना फायरमैन के लिए क्यों डिफिकल्ट होता है, जो क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर निकालती है हाई वेलोसिटी का। फायरमैन क्या करता है, उसको डिफ़िकल्टी होती है, जिसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है ना उसकी पाइप में से, तो उसको पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती है। क्यों, क्योंकि द स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो उसका फ्लो है ना पानी का, रशिंग आउट द पाइप इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की डायरेक्शन में जाता है। तो वो क्या करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स लगाता है पाइप के ऊपर आगे जाते टाइम। बैकवर्ड फोर्स तो लगाएगा ही ना, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड फोर्स, और फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पाइप इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। देयरफॉर इस वजह से क्या होता है, उसको पाइप को पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, फ्रॉम ए रिफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज़ फायर्ड। 4 kg की रिफल है, राइफल है आपके पास, और उसमें से 50 ग्राम की जो है आपने बुलेट फायर की है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है, इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द रिफल निकालनी है। अब आपका मान लो मास ऑफ गन इक्वल्स टू 4 kg, आपको दे ही रखा है। ठीक है,
अब बुलेट का मास आपको दे रखा है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी आप वी मान लो, ठीक है। बिफोर फायरिंग द बुलेट बोथ गन एंड बुलेट वर एट रेस्ट। फायर करने से पहले बुलेट और जो गन थे दोनों रेस्ट पे थे। सो टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो। पहले दोनों का मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, चलने से पहले, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो एम वी होता है ना मोमेंटम, तो जीरो हो गया मोमेंटम भी। तो आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ बुलेट एम यू हो गया, ठीक है, और गन का आपने मान लिया एम वी, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन आफ्टर फायरिंग क्या होगा, एम यू प्लस एम वी, ठीक है। अब इस सिस्टम के ऊपर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा उसने, पहले वाला इक्वल्स टू बाद वाला। एम यू प्लस एम वी इज इक्वल्स टू जीरो। ये बाद वाला आपका मोमेंटम, ये पहले वाला जीरो था। एम वी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एम यू। यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम यू बाई कैपिटल एम। ये आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ओके। अब नेक्स्ट देखो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। एक 100 ग्राम का मास है, एक 200 ग्राम का मास है, सेम लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं और वेलोसिटी दे रखी है उनकी। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, जब पहले वो कोलाइड कर रहे हैं और आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था ना, वो 1.67 मीटर से मूव करने लग गया कोलाइड करने के बाद आफ्टर कोलिजन। उसकी वेलोसिटी निकालनी है सेकंड ऑब्जेक्ट की अपने। m1 मान लो फर्स्ट वाले का 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। m2 निकाल लो किलोग्राम में कन्वर्ट करके। बिफोर कोलिजन आपको दे रखी थी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, आफ्टर कोलिजन आपको एक की दे रखी है, सेकंड वाले की नहीं दे रखी, ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाले की आप मान लो v2, ठीक है। और बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जो आपको m2v2 दे रखा है और आपने क्या करना है, v1 आपको दे रखा है m1v1 और सेकंड वाले को आपने v2 मान लिया, इसको v2 ही पड़ा रहता, बाकी सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास v2 की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। नेक्स्ट अब इसकी एक्सरसाइज देखो। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करता है नेट जीरो external unbalanced force. Is it possible for the object to traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of velocity. If no, provide a reason. As per the Newton's first law, ये क्या होगा आपका, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, नो फोर्स इज नीडेड टू मूव ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, विच इज ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में है, जो विद ए कॉन्स्टेंट नॉन जीरो वेलोसिटी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, उसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है हमको उसको मूव करवाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब वो अप्लाई करेगा, दैन इट कैन मूव विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। नॉन जीरो वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब वो जीरो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वेलोसिटी जो क्या होगी उसकी, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब एक कारपेट को हम बीट करते हैं स्टिक से, डस्ट कम आउट ऑफ इट, डस्ट इससे बाहर आ जाती है, एक्सप्लेन करो। जब कारपेट को बीट करते हैं, देन फाइबर्स ऑफ कारपेट अटेन द स्टेट ऑफ मोशन। जो कारपेट के फाइबर्स हैं, धागे वगैरह, वो क्या आते हैं, मोशन की स्टेट में आ जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट की पोजीशन पे रहना चाहेंगे इनर्शिया की वजह से, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, उससे अलग होकर नीचे रह जाते हैं। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद ए रोप। रोप से क्यों बांधते हैं उसको, ताकि जब ब्रेक लगती है तो वो क्या करती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है, आगे की तरफ गिरने की ट्राई करते हैं। क्यों, उसकी इनर्शिया, उसकी वजह से, इनर्शिया ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे ना, इस वजह से उनको बांधना पड़ता है। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल, एक बैटमैन है कोई, वो क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है। देन रोल्स ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड के ऊपर रोल करता हुआ ले जा रहा है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल रेस्ट पे आ गई शॉर्ट डिस्टेंस के बाद। वाई डज द स्लो डाउन टू स्टॉप, बॉल स्लो क्यों होगी। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। आपने ये इसमें से बताना है कौन सा सही है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम एट रेस्ट। इसका ये आएगा क्योंकि अपोजिंग एक अपोजिट फोर्स भी लगता है ना। द बॉल स्लोज डाउन टू स्टॉप बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल एक्ट्स एज द एक्सटर्नल फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉल। आप क्या करते हो, जब भी किसी बॉल को ऐसे फेंकते हो तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके बैकवर्ड एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रक स्टार्ट किया रेस्ट से एंड रोल्स डाउन ए हिल से नीचे आया विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट ये भी निकालना है। इफ इट्स मास इज 7 टन, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 टन में कितने हो गए 7000 किलोग्राम। ये उसका मास आ गया आपके पास। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी अपने इनिशियल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट करेगा तो u इज इक्वल टू 0 ही होगी ना, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया उसने। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आपने ये इक्वेशन लगा देनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लगाने के बाद आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। ओके, ये डिस्टेंस की भी और यू की भी, इनिशियल वेलोसिटी की भी, और टी आपके पास दे रखा था 20 सेकंड, वो पुट कर दिया। हाफ ए आपने निकालना है, और टी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर। इस वे में आपके यहाँ से ए निकल जाएगा सॉल्व करके इसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ए निकालें आपने। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक क्या आएगा इससे, एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है ना सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपके पास फोर्स भी निकल गया। ठीक है, तो वही आपने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टोन ऑफ साइज 1 किलोग्राम स्टोन विद वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ, रेस्ट पे आया वो 50 मीटर का डिस्टेंस करने के बाद। मतलब आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है। ठीक है, वट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है आपने। अब आप क्या करोगे, मास ऑफ स्टोन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के आप वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास आ गई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रिटार्डेशन इज इन द मोशन ऑफ स्टोन, वहाँ पे स्टोन के मोशन में रिटार्डेशन होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा आपका, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द स्टोन, उस स्टोन को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स चाहिए आपको, वही होएगा जितना, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम में लगा के एक्सेलरेशन वैल्यू पुट करके आप ये आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स each of 2000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force 5,000 Newton. आपको क्या दे रखा है, इंजन का फोर्स दे रखा है कितना लगा रहा है, और ट्रैक का फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है। ठीक है, अब इसने ऊपर क्या कहा था आपने को, 8000 किलोग्राम इंजन जो है पुल कर रहा है ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, 5 वैगन्स वाली ट्रेन को पुल कर रहा है। ईच वैगन क्या है 2000 किलोग्राम अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अब आपने क्या करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालनी है। नेक्स्ट, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, जितना इंजन फोर्स लगा रहा है माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो इसको अपोज करेगा नेट उसके ही तो आएगा, क्योंकि वो इंजन की वजह से मूव तो कर रही है ना, फ्रिक्शन की वजह से रुक तो नहीं रही, इट मीन्स ये वाला फोर्स ज़्यादा आएगा, दिस माइनस दिस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अब आपके पास एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होता है, एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगी, F/m, वो आपने वैल्यूज पुट कर दी। मास ऑफ ट्रेन आपको दे रखा है 5 इंटू, अब मास ऑफ ट्रेन कितना होगा, जितने उसके अंदर वैगन्स हैं, एक वैगन का मास दे रखा है आपको, 2000 से मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन F/m करके आ जाएगी आपके पास। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ, ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास दे रखा है, बट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, व्हीकल और रोड के बीच में क्या फोर्स होना चाहिए, इफ द व्हीकल इज टू स्टॉप विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखी है नेगेटिव आपको। अब मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है, सेकेंड लगा के एफ इज इक्वल्स टू एम में करके यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो इजिली। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। अब कोई मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, मास इंटू वेलोसिटी एम वी, तो ये डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज किया, we intend to move a wooden cabinet across a floor at the constant velocity. Okay, what is the friction force that will be exerted on the cabinet, कैबिनेट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। अब आपने ये बताना है, कैबिनेट विल मूव अक्रॉस द फ्लोर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उतनी ही वेलोसिटी से मूव करता रहेगा ना, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। हियर ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कैबिनेट, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही उसके ऊपर लगाया हमने 200 न्यूटन का। सो फॉर द नेट फोर्स टू बी जीरो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स और 200 न्यूटन शुड बी अप्लाइड, अपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका कितना आ गया, जो उसको अपोज करने के लिए, रोकने के लिए लगाया जाए, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है 200 न्यूटन। ओके,
2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन। 2 ऑब्जेक्ट्स है 1.5 किलोग्राम के, वो क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे अपोजिट डायरेक्शंस में। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अब उसके बाद जब दोनों आपस में चिपक गए, मतलब पास में आके स्टिक हुए, तो क्या हुआ, बिफोर कोलिजन उनकी क्या थी, ये दे रखी है वेलोसिटी आपको। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमने, क्या होगी कंबाइंड ऑब्जेक्ट की। m1 दे रखा है, m2 दे रखा है आपको। ठीक है, दोनों का मास ये सेम दे रखा है ना। u1 दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, u2 दे रखी है, सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। तो आपने क्या निकालना है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपका, बिकॉज सेकेंड ऑब्जेक्ट इज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपने इसलिए नेगेटिव ले लिया यहाँ पे। मास ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन कितना होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। लेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आपने ले ली v। ओके, तो आपका क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर। तो पहले वाला mv हो गया, बाद में हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। तो आपने ये कर दिया 3 × v, यहाँ से पुट करके आपके पास v की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, बाद में आपने वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी 0 होगी उसकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। वो उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के हम पे फोर्स एक्सर्ट करता है, पुश करता है हमें भी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ए मासिव ट्रक, अगर कोई पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने लिया है वो मासिव ट्रक है जो रोड साइड पे खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। स्टूडेंट जस्टिफाई दिस आंसर बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसल ईच अदर। कमेंट ऑन दिस लॉजिक। उसने कहा कि जितना हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया वो कैंसिल कर दिया उसने अपने वाले फोर्स को। तो आपने क्या करना है, लॉजिक बताना है। एक्सप्लेन वाई द ट्रक डजंट मूव, वो मूव क्यों नहीं किया। लॉजिक तो करेक्ट नहीं था उसका, क्यों, बिकॉज टू एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल ईच अदर ओनली इन द केस इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर वो सेम बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हो। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। एक के ऊपर हमने लगाया, दूसरी वाली हमारे ऊपर लगाएगी। सो दे कांट कैंसल ईच अदर। तो इस वे में क्या हो सकता है, वे क्या कर सकते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर कैंसिल नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा था, ट्रक खड़ा है वो मूव नहीं कर रहा, और उसका वो क्या होगा, इट मीन्स फॉर वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है उनका, ये पूछा था उन्होंने। वैन ए मासिव ट्रक इज पुश, जब एक मासिव ट्रक को हम पुश करेंगे, दैन द ट्रक मे नॉट मूव, ट्रक मूव ना कर सके, हो सकता है बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज नॉट सफिशिएंट। जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो सफिशिएंट नहीं है टू ओवरकम द प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। जो वो ट्रक है वो खड़ा क्या चलते टाइम क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल बैकवर्ड फोर्स भी लगाएगा ना, अगर उसको हमने मूव करवाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स से हमारे वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए उसको मूव करवाने के लिए। यही लॉजिक था इसका। उन्होंने कहा, यही पूछा था ना कि अगर हम ट्रक को पुश कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका जस्टिफाई करो आंसर कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। ये तो नहीं है ना, एक का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे वाले फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हॉकी बॉल है 200 ग्राम की, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, दे रखा है आपको। स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। मास ऑफ बॉल दे रखा है और आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। अब इसने क्या कहा, रिटर्न बैक हो गया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये नेगेटिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकाला ना आपने, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एम वी माइनस एम यू, तो ये आप निकाल सकते हो इजिली। ओके, बुलेट है कोई 10 ग्राम, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, स्टेशनरी वुडन के ब्लॉक के साथ जाके स्ट्राइक होगी एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और रेस्ट पे इतने सेकंड के बाद आई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक। पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू ब्लॉक बताना है आपने, कितना था डिस्टेंस बताना था। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। बुलेट के ऊपर उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया वो भी बताना है। मास ऑफ बुलेट दे रखा है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 150 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट पे आ गई ना, तो 0 हो जाएगी। टी आपको दे रखा है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा के आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल के आपने क्या करना है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के आप निकाल लोगे यहाँ से डिस्टेंस, तो वो निकल जाएगा आपका
वही आपने निकालना था। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन ब्लॉक, अब वो ब्लो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी निकालना है आपने। ये क्या आ जाएगा आपके पास, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स ही निकालना है, तो एम ए लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस भी बताना था ना हमने, कितने डिस्टेंस पे उसने पेनिट्रेट किया, डिस्टेंस निकाल दिया और हमने ये भी निकाल दिया, फोर्स भी। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। ये चल रहा था, उसके साथ कोलाइड करके उसके साथ ही चिपक गया 5 kg मास के ब्लॉक के साथ। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो दोनों इकट्ठे मूव करने लगे चिपक के। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, पहले वाला और बाद वाला मोमेंटम हमने निकालना है, और कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। सिंपल है, m1u1 m2u2 आपको पता है, तो p1 क्या आ जाएगा, मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 बिफोर इम्पैक्ट, जो आपका आ जाएगा m2u2, दोनों का मास और वेलोसिटी पता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की दूसरे वाले की भी, तो आप ये लगा के मोमेंटम निकाल सकते हो। ठीक है, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट इज सेम, क्योंकि क्या है, पहले और बाद में इम्पैक्ट के बाद सेम है, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल्स टू p1 होएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 10 kg वही आ जाएगा जो p1 था, तो p2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू वी। ठीक है, बाद में दोनों की वेलोसिटी कंबाइन होगी ना, तो वेलोसिटी यहाँ से निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। हर एक 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली हो रहा है इस वेलोसिटी से। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी टी दे रखा है आपको, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लो एम यू और फाइनल मोमेंटम एम वी, निकल जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम पाई में टाइम, और ये क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो इजिली। नेक्स्ट देखो, अख्तर, किरण, राहुल वर राइडिंग ऑन ए मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the wind screen। अब क्या किया, इंसेक्ट आया और वाइंड स्क्रीन से आके टकराया। अख्तर एंड किरण ने स्टार्ट किया उसके ऊपर डिस्कशन करना सिचुएशन को। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, उसके मोमेंटम में चेंज आया एज कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। ओके, उसने कहा मोटर कार के कंपेयर में उसमें बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा। अख्तर ने क्या कहा, मोटर कार वॉज मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी, इट एक्सर्टेड इट लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट, और वो क्या हो गया, डाई हो गया, मर गया। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, उसने न्यू एक्सप्लेनेशन दी, सेट दैट बोथ मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, दोनों ने सेम फोर्स लगाया एक दूसरे के ऊपर, एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हुआ। अब आपने बताना है कि ये क्या सही है। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आता है, क्या कहता है, मोमेंटम ऑफ कार एंड इंसेक्ट सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ कार एंड इंसेक्ट ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन दोनों इक्वल होंगे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार एंड इंसेक्ट सिस्टम क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम तो होगा ही नहीं, दोनों सेम सेम रहेंगे। इंसेक्ट गेट स्ट्रक ऑन द वाइंड स्क्रीन, दिस मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंसेक्ट इज रिवर्स्ड, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट चेंजेस टू ए ग्रेटर अमाउंट, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट अमाउंट से चेंज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड द कार कंटिन्यूज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कार क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। किरण सजेशन रॉन्ग था, अख्तर मेड ए करेक्ट कंक्लूजन, अख्तर ने जो बताया था करेक्ट बताया था, बिकॉज द मास ऑफ कार इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू मास ऑफ इंसेक्ट, राहुल गेव ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू फ्लोर, डम्बेल जो है फ्लोर को कितना ट्रांसफ़र करेगी मोमेंटम, अगर उसका मास कितना है डम्बेल का 10 किलोग्राम। इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि उसने क्या किया, हाइट से स्टार्ट किया नीचे की तरफ, तो क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड कितना है आपके पास 80 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। एक्सेलरेशन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप क्या करो, न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वह अप्लाई कर दो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपके पास √16 आ गई, वी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड आ गई। मोमेंटम ऑफ डम्बेल जस्ट बिफोर इट टचेस द फ्लोर इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू एम वी होगा ना, तो m आपके पास कितना है 10 और v कितना है 40 kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया, व्हेन द डम्बेल टचेस द फ्लोर देन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो,
जब वो उसको टच करेगी तब तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और हैंस द मोमेंटम दस द टोटल मोमेंटम ऑफ डम्बेल इज ट्रांसफर टू द फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोमेंटम उसका किसको ट्रांसफर हो गया, फ्लोर को। ठीक है, मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया उसने, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, ये डिस्टेंस टाइम टेबल आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट के मोशन की, टाइम इतने में इतना डिस्टेंस कवर करता है, इतने टाइम में इतना, इतने टाइम में इतना। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और जीरो। आपने इसमें एक्सेलरेशन बतानी है, इंक्रीज करे डिक्रीज करे ये कितनी हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या बताना है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो है ये। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप क्या करोगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के ए की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आएगी, क्योंकि यू आपके पास क्या है, जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर आ गया एस की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2s बाय में टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, 2s बाय में टी स्क्वायर करके ये फॉर्मूला लगा दो ना, 2s एस की वैल्यू जीरो पुट करके बाय में टी स्क्वायर टी की वैल्यू जीरो पुट करके यहाँ पे जो एस की वैल्यू है टी की वैल्यू सब निकाल के आपने एक्सेलरेशन निकाल ली। एक्सेलरेशन क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा हुआ है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स के बारे में आप क्या कहोगे, इट मीन्स आपके पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 किलोग्राम at an uniform velocity along a level road। 2 पर्सन हैं जो एक मैनेज कर रहे हैं मोटर कार को पुश करने के, जिसका मास कितना है, 1200 किलोग्राम। सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। सेम मोटर कार को इतनी एक्सेलरेशन से पुश कर सकते हैं 3 पर्सन बाय एक्सेलरेशन दिस। ठीक है, विथ वट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। हर एक पर्सन को मीन्स हर एक पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, कितना लगाना चाहिए। अज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट। तीनों का सबका मस्कुलर एफर्ट जो है सेम है। मास ऑफ मोटर कार आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है, फोर्स अप्लाइड ऑन कार बाय 3 पर्सन। तीनों पर्सन ने जो फोर्स अप्लाई किया वो निकाल लो, एफ इक्वल्स टू एम ए करके। तो आपके पास फोर्स अप्लाइड ऑन कार बाय 1 पर्सन आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 पर्सन का आ जाएगा ना, तो वो आ जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल। एक हैमर था 500 ग्राम का, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और क्या कर रहा, नेल से स्ट्राइक कर गया। नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। इतने सेकेंड में नेल ने हैमर को रोक दिया। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर। नेल का फोर्स लगाना है, बताना है हैमर के ऊपर। अब ये आपको दे रखा है, हैमर का मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी होगी पता है आपको, ये बाद में हैमर स्टॉप कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, टाइम दे रखा है आपको। तो आप क्या करोगे, आपके पास फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम mv माइनस MU बाई टी। तो वो फॉर्मूला लगा के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव रोकने के लिए उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा ना, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मोटर कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोग्राम की कोई मोटर कार है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी स्लो होगी। एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स बाय एन, उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से वो कम होगी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। ये सब निकालना है हमको। आप क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टी 4 सेकंड दे रखा है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, v माइनस यू बाई में टी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये आपके पास निकल गई, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल जाएगी। ओके, ये आपके पास नेगेटिव आई है, ये क्या शो करता है, आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv माइनस MU करके आपके पास ये भी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, dp अपॉन dt। तो ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला अभी आपने, ये निकाला ना, बाय में टाइम करके आपके पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।